सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और हमने आदिकाल प्रकरण 1 देखा था जो सामान्य परिचय के नाम पे था। इसके बाद हम लोग देखे थे अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 के रूप में। जब प्रकरण 2 की बात आती है तो प्रकरण 2 में हमने अपभ्रंश काव्य को देखा था। फिर प्रकरण 3 हम लोग देखे थे जिसको इन्होंने वीर गाथा काल देश भाषा काव्य नाम दिया था। अब आज हमारा जो शुरू होगा प्रकरण 4 होगा और इसमें इन्होंने फुटकल रचनाएं दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्ल जी ने जो भी, चाहे आदिकाल है, चाहे भक्तिकाल है, चाहे रीतिकाल है, जिसका भी काल विभाजन किया है प्रकरणों के आधार पे किया है और पहला प्रकरण सामान्य और अंतिम प्रकरण इन्होंने फुटकल रचनाओं के रूप में रखा है। तो हम जो आदिकाल देख रहे हैं इसमें हमने पहला प्रकरण सामान्य परिचय देखा था और अंतिम परिणाम जो हम देख रहे हैं आज हम फुटकल रचनाएं देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आदिकाल को इन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा हुआ है। तो दूसरा प्रकरण जो अपभ्रंश काव्य करके था और तीसरा प्रकरण जो देश भाषा काव्य, केवल 2 भाषाओं में उन्होंने डिवाइड कर दिया था वहाँ पे। तो प्रकरण 2 जो था उसके अंदर इन्होंने अपभ्रंश रचनाओं को रखा और जिसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग मिलता है। और तीसरा प्रकरण जो हमारे सामने आया जहाँ हम रासु ग्रंथ को पढ़ते हैं और उसको देश भाषा काव्य के रूप में वीर गाथा काल नाम से इंगित किया। अब आज का प्रकरण है प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। आइए देखते हैं प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। अब यहाँ शुक्ल जी क्या कहते हैं, जो प्रकरण 3 जो वीरगाथा काल के नाम से है, जब वो समाप्त हो गया था, यानी कि जब जैसे ही वो समाप्त हो रहा था और उस समय हमें पता चल गया था कि जनता की असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा, यानी कि वीरगाथा काल के बाद जब उसकी समाप्ति हो रही थी उस समय जो आम जनता में जो बोलचाल की भाषा थी, जो उनके बीच कहे जाने वाले पद्यों की भाषा थी, उसके असली रूप का पता चला कह रहे हैं। तो कब चला है ये? वीरगाथा की समाप्ति पर। पता देने वाले हैं एक सेकेंड, पता देने वाले हैं दिल्ली के खुशरमियाँ और तिरहुत के विद्यापति। तो यहाँ पता देने वाले से तात्पर्य है कि अब ये जो जनभाषा के बीच जो फैली हुई भाषा है उसका जो असलीगत रूप में जो सामने ला रहा था, जो असली रूप हमको पता चल रहा था, कह रहे हैं वो किससे पता चल रहा था? तो दिल्ली के खुसरो मियाँ थे और तिरहुत के विद्यापति थे। तो ये दोनों जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे उस समय पद्यों में, इससे हमें एक जो पद्यों की भाषा थी उसके असली रूप का हमको पता चल रहा था, कह रहे हैं। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के जो खुसरो मियाँ हो गए, जिसको हम अमीर खुसरो कहते हैं, और तिरहुत के विद्यापति हो गए, इनसे पहले भी बहुत सारी रचनाएं मिली हैं, कह रहे हैं, लेकिन वो कैसी हैं? कह रहे हैं संदिग्ध सामग्री है, कह रहे हैं, और उन पर क्या है, प्राकृतिक की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव मिला है, थोड़ा बहुत या बहुत प्रभाव उसमें मिलता है, जबकि इनके उसमें नहीं मिलता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो जो उस समय ये लिखित साहित्य के रूप में, जैसे जो जनता के बीच जो ये जनसाधारण के बीच गीत थे या पद्य थे, उनको रक्षित भी करना है, उनको संजोना भी है, इस तरह किसी का भी ध्यान नहीं गया, कह रहे हैं। जैसे पुराना चावल, बहुत मोस्ट ये पंक्ति है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। और ये कोटेशन जो है, इतना ये शब्दावली है, ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। ये पूरा उठाया था और पूछा गया था कि शुक्ल जी ने इस पंक्तियों
को किस प्रकरण के अंतर्गत कहा गया है। तो अब देखिए, हम आदिकाल पढ़ रहे हैं और ये प्रकरण 4 के अंतर्गत है। तो यही प्रश्न का उत्तर था कि प्रकरण 1 में कहा है, प्रकरण 2 में कहा है और प्रकरण 3 में, प्रकरण 4 में। तो इसका आंसर था कि ये पुराना चावल वाली बात इन्होंने आदिकाल के प्रकरण 4 पे कही थी। तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए कैसे महत्वपूर्ण, अब ये भाषा को लेके इन्होंने ये बात कही है कि जैसे पुराना चावल, अगर ये प्रश्न ऐसे पूछ लें कि किस संदर्भ में इन्होंने कहा है, जो भाषा को रक्षित रहने वाली बात कह रहे हैं, उसी तरह बता रहे हैं कि जिस तरह से पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। यानी कि इसलिए जो और पुस्तकें थी या जो जनभाषा में गीत थे वो सुरक्षित नहीं किए गए। तो यही कारण था, कह रहे हैं। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृतियों में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। अब ये प्रश्न बन सकता है ना कि पश्चिम की बोलचाल, गीत, ये देखिए यहाँ से पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना हमें किसके उसमें मिलता है। बस इतना ही प्रश्न बनेगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। केवल इसमें क्या बन रहे हैं ना, ये पूरब और पश्चिम को लेकर के 2 प्रश्न बन रहे हैं कि पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना हमको किसके उसमें देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा खुसरो की कृतियों में। अब ऐसे ही पूरब को लेके पूछ लें कि पूरब की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य का नमूना हमको किसके उसमें देखने को मिलता है, तो ये विद्यापति की पदावली में हो जाएगा। बस पूरब से हमको विद्यापति को रिलेट करना है और पश्चिम में अगर बात आती है तो हमको अमीर खुसरो को ध्यान में रखना है। उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अब अमीर खुसरो और ये विद्यापति ने जब देश भाषा काव्य में साहित्य लिखना शुरू किया, कह रहे हैं, उसके बाद जब भक्तिकाल आता है, तो उसके बाद जब भक्तिकाल आया था तो उसमें देश भाषा काव्य जो था ये पूरा सामंजस्य वहाँ के कवियों ने कर लिया था। फिर ऐसी कोई समस्या वहाँ पे नहीं आई थी। अब देखिए, हम पढ़ेंगे खुसरो को और एक एक चीज़ इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक एक पॉइंट से इन पे नंबर बढ़ेगा क्योंकि इनसे प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। खड़ी बोली में पहले कवि के रूप में यही जाने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली की रचना की थी, कहते हैं। तो खुसरो का एक एक प्रश्न मोस्ट है और इनसे एक प्रश्न बन सकता है। आइए देखते हैं खुसरो को। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 49। पृथ्वीराज की मृत्यु कब हुई थी? पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। अब यहाँ पे पृथ्वीराज से तो प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि इनकी मृत्यु तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इनकी मृत्यु को बताने का कारण ये है कि जब इनकी मृत्यु हुई है 1249 में, 49 में, 49 में देखिए, 49 में अगर इनकी मृत्यु होती है लगभग आप 50 मान के चलिए, 50 से एक कम 49, तो 49 में जैसे इनकी मृत्यु हो रही है, अगर 50 भी मान के चलते हैं, उनके 90 वर्ष पीछे, तो 1249 में अगर आप 90 वर्ष जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 9 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3, ये इनका समय आएगा लगभग इतने वर्ष पहले ना। तो 39 लगभग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1340 है ना, तो ये निकल रहा है कि नहीं। पृथ्वीराज की मृत्यु अगर हमें ध्यान में रह रही है कि 1249 में इनकी मृत्यु हुई है, उसके 90 वर्ष के बाद, ठीक 90 वर्ष के बाद खुसरो ने संवत 1340 के आसपास लिखना शुरू किया है। अब इस पृथ्वीराज की मृत्यु में 90 जोड़ते हैं लगभग 1339 में, जो आपको मोटा मोटा बता रही थी कि पृथ्वीराज का अगर 50 आप मान के चलते हैं तो यहाँ 50 लेकर के 1340 के आसपास कह रहे हैं। तो 90 वर्ष अगर इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 1340, ये भी लगभग में ही है। इन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो पृथ्वीराज की जो मृत्यु हुई है 1249 49 में, इसके 90 वर्ष के बाद खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना करना आरंभ किया। अब दिमाग में ऐसे हम लोग बना के रखेंगे कि पृथ्वीराज की जब मृत्यु हुई थी
50 यानी कि 49 में, एक कम कर देंगे 49 में, ठीक उनके 90 वर्ष के बाद खुसरो ने रचना लिखना आरंभ किया था। तो पीछे से मतलब है कि उनके 90 वर्ष बाद, शुक्ल जी का पीछे मतलब बाद में, तो 90 वर्ष के बाद मतलब लगभग वो समय कितना आ रहा है, 1340। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने रचना करना आरंभ किया। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा है। शुक्ल जी ने सबका नाम नहीं दिया है, बस आपको ये नाम याद रखना है कि गयासुद्दीन बलबन है, अलाउद्दीन है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है। 3 राजाओं का तो समय आया है ये अमीर खुसरो के उसमें, लेकिन ये जो आ रहा है ना कि गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, लगभग यहाँ पे एक आता है कि 11 राजाओं का इन्होंने कार्य किया है इनके बीच में। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो ने कितने राजाओं के बीच कार्य किया है, तो 11 राजाओं के लगभग इन्होंने कार्य किया है। नाम ध्यान रखिएगा, तीनों का नाम यहाँ पे आया है, गयासुद्दीन बलबन है, अलाउद्दीन है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं। तो इन कई पठान बादशाहों का इन्होंने जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ठीक है, ये क्या थे, फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई थी। तो खुसरो की मृत्यु कब हुई थी, इसको ये भी मोस्ट हो गया। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही ये यहाँ से आप लोग इसको इन्वर्टेड करेंगे, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जनता के बीच में मतलब ये घुल मिल करके रहना चाहते थे। जनता जो कहती थी, जनता के बातों में अपना पूरा योगदान देना चाहते थे, है ना। क्यों जनता को योग देना चाहते थे, क्योंकि इनका जो स्वभाव था वो विनोदी था, मिलनसार था और ये सहृदय थे, एक अच्छे हृदय वाले थे, इसलिए जनता की पीड़ा को समझते थे। तो यहाँ पे जो शुक्ल जी प्रश्न उठाते हैं शुक्ल जी की पुस्तक से, तो सीधे सीधे उठा लेंगे कि ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। ये शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है, तो अमीर खुसरो के बारे में। बस अमीर खुसरो के बारे में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इनका जो स्वभाव था ना वो विनोदी था, मिलनसार था और सहृदय, एक अच्छा हृदय ये रखते थे, इसलिए जनता के बीच में उनकी भावनाओं को समझते थे और उनकी बातों में पूरा योग भी देते थे, उनके लिए कुछ करते भी थे। तो इसलिए इस लाइन को ध्यान रख के ये कोटेशन अगर आती है तो हमें ध्यान रखना है कि ये अमीर खुसरो के लिए कहा है। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें हुई। अब ये बात है ना, हम जो इनकी तुकबंदियाँ पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं या पहेलियाँ पढ़ते हैं, इनकी उपज इनकी स्वयं की नहीं है, बल्कि उसमें क्या कह रहे हैं कि ये जिस ढंग के दोहे, तुकबंदी और पहेलियाँ ये इनको साधारण जनता की बोलचाल में जो इनको प्रचलित मिली थी, तो इन्होंने उन्हीं प्रचलित दोहे या तुकबंदियाँ या पहेलियों को क्या किया था, पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की इनके अंदर उत्कंठा हुई थी, तो उसको इन्होंने अपना रूप दिया था। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ये सबको पता है कि पहेलियाँ और मुकरियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। उक्ति वैचित्र जानते हैं ना, कि कोई उक्ति को लेकर के उठा करके उक्ति वैचित्र वाली इनके अंदर प्रवृत्ति थी। और गीत में आपने देखे होंगे ब्रजभाषा के बहुत सारे गीत इन्होंने रखे हैं। एक पंक्ति पिछली बार पूछा भी गया है, चाहे वो टीजीटी में पूछा गया हो, इन्हीं का जे हाल मिसकी मुकुंद कालूफ वाला। तो इस तरह से इनके उसमें कुछ गीत या दोहे भी मिलते हैं, रसीले गीत हैं ये, ठीक है, ब्रजभाषा में है, तो ये भी इनके मिलते हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि अब ये एक बात यहाँ पे ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, कह रहे हैं कि जो वहाँ पे काव्य भाषा लिखी जा रही है ना, खुसरो के टाइम पे भी जो काव्य भाषा थी उसका ढांचा कैसा था, अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आ रहा था, यानी कि बहुत समय से चला आ रहा था। तो ध्यान में रखिएगा कि उस समय जो काव्य
काव्य भाषा थी तो वो भी क्या थी, सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा की थी। अगर पूछा जाएगा ना कि अमीर खुसरो के समय पे जो काव्य भाषा थी वो कैसी थी, तो सीधे सीधे सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत साल से चला आ रहा था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई थी। ये मोस्ट प्रश्न है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पश्चिमी प्रदेश, वहाँ पे जो बोलचाल खड़ी बोली थी, है ना, बोलचाल तो पश्चिमी क्षेत्र में खड़ी बोली थी कह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जो प्रचलित पद्य और तुकबंदियाँ थी ना, ये थोड़ा बहुत ब्रजभाषा की ओर झुकी भी रहती थी। क्यों झुकी रहती थी, उसका रीज़न इन्होंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो सौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का बहुत काल से ये काव्य भाषा चली आ रही थी, इसलिए खड़ी बोली होते हुए भी वहाँ जो तुकबंदी और पद्य वाली जहाँ बात आती थी खड़ी बोली में, वो ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई थी। समझ नहीं आया तो एक बार और समझिए इसको, क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि खड़ी बोली वहाँ पे प्रयोग हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पश्चिमी जो प्रदेश थे जहाँ पे खड़ी बोली प्रयोग में आ रही थी, वहाँ जनता जब खड़ी बोली में बातचीत कर रही है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में जब खड़ी बोली प्रयोग में थी कह रहे हैं, उसमें भी जब खड़ी बोली के बीच में कहीं पे पद्य का आवागमन हो जाता था, पद्य आता था या कहीं पे तुकबंदियाँ आती थी, तो जो भाषा थी वो खड़ी बोली न रह के क्या हो जाता था कह रहे हैं, ब्रज भाषा की ओर झुक जाती थी। तो ये क्यों ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई थी, तो उसका कारण ये ऊपर बताए हैं कि आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी या ब्रज भाषा का बहुत काल से चला आया है। अगर पद्य वहाँ पे बहुत पहले से ब्रज भाषा में चला आया था तो ऐसे यही उसकी विशेषता थी कि जब खड़ी बोली भी प्रयोग में आई थी तो वो क्या था कह रहे हैं, ब्रज भाषा की ओर, जब पद्य वाला भाग वहाँ आता था तो ब्रज भाषा की ओर झुकी जाती थी। अब भी यह बात पाई जाती है और आज भी ये बात पाई जाती है कहते हैं, जब पद्य वाली बात आती है तो ब्रज भाषा की ओर झुकी जाती है कहते हैं। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। तो खुसरो के उसमें भी वही हुआ, जहाँ जहाँ उनको खड़ी का प्रयोग हुआ था खड़ी किया, जहाँ उनको पद्यात्मक वाली भाषा मिली वहाँ उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो इसलिए यही कारण था कह रहे हैं कि जो लंबे समय से जो हमारी ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में चली आई थी, खड़ी बोली में खुसरो ने रचनाएं करने के उपरांत भी इनकी भाषा में ब्रज भाषा का भी पुट देखने को मिलता है। तो एक कारण ये रखिए, खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषाएं पाई जाती है। दोनों का रीजन अच्छे से समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। खड़ी बोली तो इनकी भाषा हो ही गई थी, लेकिन जहाँ पद्य वाली भाषा आती थी तो वो ब्रज भाषा की ओर झुक जाती थी, क्योंकि काव्यात्मक भाषा क्या थी, बहुत प्राचीन काल से क्या किसमें चली आ रही थी कह रहे हैं, ब्रज भाषा में। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखनों में ही मिलते हैं। ठेठ खड़ी बोलचाल जो खड़ी बोली थी वो किस में मिलती थी, पहेलियाँ, मुकरी और दो सुखनों में ही मिलती थी। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक थी। अगर दोनों को देखा जाए ना तो जो इनकी ठेठ खड़ी बोलचाल है या इनकी पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं और दो सुखने हैं, उनमें ज़्यादातर मात्रा में खड़ी बोली है, लेकिन ये नहीं है कि वो ब्रज भाषा से एकदम मुक्त है। तो कहीं कहीं उसमें भी मतलब ब्रज भाषा देखने को मिलती थी। लेकिन अगर अधिकता की बात करते हैं तो वहाँ पे दो सुखने, पहेलियाँ, मुकरियाँ और इनकी जो खड़ी बोलचाल है ये किस में, खड़ी भाषा में मिलती थी कह रहे, यानी कि खड़ी बोली में। यद्यपि थोड़ा बहुत उसमें ब्रज भाषा दिखता था, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही थी। अब जहाँ पे गीतों की बात आती है तो यहाँ क्या था, यहाँ पे काव्य भाषा मतलब ब्रज भाषा प्रयोग की जाती थी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा ना कि इनका पहेली, मुकरी और दो सुखने किस में है, उसमें किस चीज़ की अधिकता पाई गई है, तो हमको ध्यान रखना खड़ी बोली की अधिकता है। लेकिन ये नहीं है कि उसमें ब्रज भाषा प्रयोग नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन अधिकता अगर पूछी जाती है तो खड़ी बोली की है। और अगर ऐसे ही पूछें कि ब्रज भाषा किस में अधिक प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन जो गीत और दोहे हैं इनमें इनकी ब्रज भाषा कम मात्रा में मिलती है, लेकिन अधिकता किसकी है, तो ब्रज भाषा यहाँ पे मिलती है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू के, देखिए ये आप लोग एकदम से इसको मोस्ट कर लीजिएगा, ये हमारा मोस्ट प्रश्न आ रहा है कि यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहासकार प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। अब यहाँ पे एक हमारे विद्वान हुए हैं, उर्दू के साहित्यकार हैं, उर्दू साहित्य इतिहास इन्होंने लिखा है प्रोफेसर आज़ाद।
ठीक है, ये अगर पूछा जाएगा प्रोफेसर आज़ाद कौन है, तो उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक हैं। पहली बात तो प्रोफेसर आज़ाद के लिए देखिएगा, प्रोफेसर आज़ाद जो हैं ये उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक हैं। अब इन्होंने क्या किया था, अगर ये उर्दू लिख रहे हैं तो खुसरो जो थे ये भी उर्दू फारसी में भी लिखते थे और ब्रजभाषा में भी, हिंदी में भी। तो इनके कहने का मतलब था, जब इन्होंने खुसरो के दोहे या गीत वाली जो परंपराएं दिखी थी जिनमें इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग देखा था, तो इनको उसको देख के ऐसा आभास हुआ कि जो खुसरो थे वो खड़ी बोली में लिखते थे और उस खड़ी बोली से अगर इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर रखा तो ब्रजभाषा निकली है। तो ये चीज़ इनको ये भ्रम हो गया था कि जो ब्रजभाषा है वो खड़ी बोली यानी कि अरबी फारसी ग्रस्त जो उर्दू है उससे निकल पड़ी है। ब्रजभाषा को अगर ऐसे प्रश्न बन गया ना कि ब्रजभाषा को किसने खड़ी बोली से निकला हुआ माना, भ्रम से किसने ये समझ लिया था कि ब्रजभाषा जो है वो खड़ी बोली से निकली हुई है, तो प्रोफेसर आज़ाद का नाम ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि प्रोफेसर आज़ाद हैं कौन, तो उर्दू साहित्य के इतिहासकार हैं। अब देखिएगा, खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे से जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। अब ये जैसे कहीं पर भी जब संग्रहण होता है ना, संग्रहित करने वाली बात होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें केवल जिसने लिखा है उसी की संग्रहित हो, उससे मिलता जुलता कुछ भी अगर मिल जाएगा तो वो भी उसमें संग्रहित हो जाती हैं। तो यही चीज़ शुक्ल जी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि खुसरो के नाम पर संग्रहित जो पहेलियाँ हैं, कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, उसमें बाद में जोड़े हुए भी पहेलियाँ मिलती हैं, केवल खुसरो की ही पहेलियाँ वहाँ पे नहीं है, कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। तो इसमें कोई भी शक नहीं है। एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि हुक्के वाली पहेली को ले लीजिए। ये जो हुक्के वाली पहेली एक मिलती है, वो भी जब संग्रहण किया गया खुसरो की पहेलियों में, उस संग्रहण में एक हुक्के वाली पहेली भी मिली है। और ये हुक्का वाला जो वक्तव्य है, ये पहेली है, ये खुसरो नहीं लिख सकते हैं। उसका भी रीजन बता रहे हैं कि इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ। ठीक है, अब जब जहांगीर आए थे उस समय तंबाकू का प्रयोग हुआ है। अब तंबाकू अगर जहांगीर के समय हुआ तो हुक्का भी तो इन्हीं के हुक्के में ही तंबाकू जलाया जाता है। तो जहांगीर के समय में अगर तंबाकू का प्रयोग हो रहा है तो ये अमीर खुसरो तो नहीं लिखेंगे ना इसके बारे में। वो बहुत पहले जब अलाउद्दीन या ये इस तरह के जो 11 राजा थे उनके समय में थे। तो उसकी पहली गोदाम अंग्रेज़ों की सूरत वाली कोठी थी। जो जहांगीर हैं, इन्होंने जब भारत में अपना वो किया था, कोठी लगाई थी, तो पहला गोदाम इन्होंने अंग्रेज़ों की सूरत वाली कोठी सूरत में अपना लगाया था, जिसमें तंबाकू का एक नाम सूरती भी था। तो ये जो तंबाकू रहता है ये इसको क्या कहा जाता है, सूरती भी कहा जाता है। आजकल भी मिलती हैं तो देखा होगा, चूना डाल के जो खाते हैं उसी को सूरती, ये सूरती नाम कहा जाता है या सूरती पड़ गया। ठीक है, किसका नाम, तंबाकू का नाम। तो जो तंबाकू था जो सूरत वाली कोठी में जहांगीर के समय पे बनाया गया था, कह रहे हैं, इसी तंबाकू का नाम आज वर्तमान की तरफ जाते जाते वो सूरती या सूरती पड़ गया। इस प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी। तो अमीर खुसरो की जो भाषा है वो भी जब आगे समय गया होगा तो वो भी कुछ बदली गई होगी, उसमें भी संदेह किया जा सकता है। उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, जो एकदम अमीर खुसरो के समय पे जो बोली थी वो उससे कुछ निकल गया होगा, एकदम वैसा नहीं होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों की जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। अब यहाँ बता रहे हैं कि बदला भी होगा तो उसका जो ढांचा है वो कवि और चारण जो हुए थे उनके द्वारा व्यवहृत जो प्राकृत की रूढ़ी, तो वो प्राकृत की रूढ़ियों में लिखते थे, उनकी जकड़ी हुई काव्य भाषा से भिन्न था, कह रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न शुक्ल जी उठा रहे हैं कि जो पहेलियों में भाषा मिलती है क्या वो इतनी अच्छी हो गई थी उस समय तक। खुसरो की प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है। अब बात आते हैं, देखिए अमीर खुसरो हुए, खुसरो से 200 वर्ष पीछे कबीर की वाणियाँ मिल रही हैं। ठीक है, अब अगर प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे किसके वाणियों की हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं, तो
कबीरदास की, ठीक है। और इनकी ये कबीर की जो वानियाँ हैं ये किस भाषा में लिखी गई हैं। दो प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण रखिएगा कि खुसरो के प्राय 200 वर्ष से पीछे हस्तलिखित प्रतियाँ किसकी वानियों की मिलती हैं, तो कबीरदास की मिलती हैं। दूसरा सीधे सीधे प्रश्न उठेगा कि कबीर की वानियों की भाषा क्या है, तो इनकी जो भाषा है वो पंजाबी लिए राजस्थानी है। ध्यान रखिएगा, पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, जैसे घरी, ठीक है, घरी शब्द का प्रयोग किया है। सप्तमी विभक्ति जैसे घर में, घर है ना, उसको इन्होंने घरी शब्द का प्रयोग किया है, र में ई की मात्रा, तो सप्तमी विभक्ति घरी का प्रयोग मिलता है। चला, समाया के स्थान पर चलिया, तो कबीर के भाषा में जैसे हम लोग चला या समाया कहते हैं, तो इनके उसमें उसके स्थान पर चला या समाया के स्थान पर चलिया, चल्या या समाइया, जैसे नाथों की भाषा होती है ना, उस तरह से। उनई आई के स्थान पर उनमिवी आई, है ना, झुकाई, इस तरह का प्रयोग कबीर की रचनाओं में या वानियों में मिलता है, जो हस्तलिखित प्रति है। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ, वशिष्ठ आदि रूप ईठ, इष्ट, इठ, ईठ, वशिष्ठ, विशिष्ट, विशिष्ट, वशिष्ठ, विशिष्ट और वशिष्ठ हो गए, तो खुसरो के समय में इस तरह से हो गए। अतः पुराने प्रत्यय आदि बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। तो जो पुराने प्रत्यय हैं वो कबीर के यहाँ आने आते आते, जैसे हम लोग खुसरो के उसमें देख रहे हैं ना, ये ईस्ट, इठ, ईठ, जो इस तरह से प्रत्यय देख रहे हैं, कह रहे हैं ये जो पुराने प्रत्यय हैं जो खुसरो वगैरह में देखते हैं, ये बहुत कुछ बोलचाल से उठ गए थे, मतलब फिर प्रयोग में नहीं हो रहे थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, अगर पहेलियों में ये जैसे खुसरो ने रखे हैं ना, तो वो तो मैच हो रहा है, कह रहे हैं, लेकिन अगर चलिया, मारिया शब्दों को रख करके पहेलियाँ बनाना शुरू करें तो उनका जो छंद है ना वो टूट जाएगा। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा खिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो खुसरो के समय में जो बोलचाल की भाषा थी, कह रहे हैं, वो घिस पिट करके वैसे ही आ गई थी जिस समय खुसरो में मिलती हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। अब जो कबीरदास जी है ना, इनका यहाँ पे तो शुक्ल जी ने कबीरदास जी को नकारी दिया करके समझ लीजिए। कबीर की अपेक्षा खुसरो जी का ध्यान क्या था, बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यहाँ पे अंग्रेजों को भी शुक्ल जी लिए हैं, इसलिए ध्यान रखना कि खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक है, तो इसी तरह बोलचाल की अंग्रेजों का ध्यान भी बोलचाल की भाषा की ओर है, जबकि कबीर का ध्यान नहीं रहा है। कबीर का ध्यान बोलचाल की भाषा की तरफ नहीं रहा है। तो ये बात हमको रखनी है कि खुसरो और अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की तरफ था, जबकि कबीर का नहीं था। ऐसे अगर प्रश्न पूछ लें कि खुसरो की तरह बोलचाल की भाषा की ओर किसका ध्यान था, तो अंग्रेजों का ध्यान था। ठीक है, यहाँ पे आया है कि इनकी तरह अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। अब ये तो जनता को खुश करने के लिए रख रहे थे, उनके मनोरंजन के लिए लिख रहे थे। कबीर नहीं लिख रहे थे ना मनोरंजन के लिए। कबीर तो एक तरह से फटकार करते थे कि उनको जनता के बीच ऐसे रहने का नहीं था, वो उपदेश दे रहे थे, उनका उपदेशात्मक वाला था। जबकि खुसरो का लक्ष्य क्या था कि इनका जनता का मनोरंजन करना था। पर कबीर क्या थे, धर्मोपदेशक है, वो उपदेश देते थे। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिएगा कि उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है कबीरदास जी का। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे और गीत दिए जा रहे हैं। इन पंक्तियों को सीधे सीधे पूछ लेते हैं किसकी हैं, तो ध्यान से सुनिए इसको और एक बार में सबको शायद याद भी होगा ये। आइए पढ़ते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये एक थाल मोती से भरा, थाली हो गई, आकाश हो गया ना, सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर
उल्टा धरा हुआ है। चारों ओर वह थाली फिरे, वो गोल गोल चारों ओर फिरती है, मोती उससे एक न गिरे। मोती मतलब तारे, तो तारे उससे एक भी नहीं गिरता है, तो इसका उत्तर हो गया आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार ने क्या किया, अचरज किया, सांप को मार के पिंजरे में दिया। अब सांप यहाँ पे बाती से मतलब है, उसको मार के पिंजरे में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ताल का मतलब है तेल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। जैसे ही वो ताल का पानी सूखे यानी कि तेल खत्म हो जाए, सांप मर जाए यानी कि बत्ती भी बुझ जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो दिया बाती हो जाएगा। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको हम स्किप कर देते हैं। ये नीचे का पोर्शन है और यहाँ पे देखिए कि देखिए मेरे बुद्धचरित काव्य की भूमिका में काव्य भाषा पर मेरा प्रबंध, जिसमें उसके स्वरूप का निर्णय किया गया है तथा ब्रज अवधि और खड़ी बोली के भेद और प्रवृत्तियाँ निरूपित की गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बुद्धचरित यहाँ आया। बुद्धचरित किसकी रचना है, तो शुक्ल जी की रचना है। मेरे कहे हैं ना, देखिए मेरे बुद्धचरित काव्य की भूमिका में, तो इनकी जो रचना है बुद्धचरित, ये काव्य है इनका, और इसकी भूमिका में इन्होंने जो बुद्धचरित है उसके काव्य की भूमिका में इन्होंने क्या दिया है, काव्य भाषा पर मेरा प्रबंध, ये नाम दिया है। और इस काव्य भाषा पर मेरा प्रबंध में ही इन्होंने ब्रज अवधि और खड़ी बोली, ये तीन चीज़ों पर इनकी प्रवृत्तियों को निरूपित किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने ब्रज अवधि और खड़ी बोली के भेद और उसकी प्रवृत्तियां निरूपित कहाँ पे की हैं, तो काव्य भाषा पर मेरा प्रबंध जो बुद्धचरित की काव्य की भूमिका है उसमें इन्होंने इस चीज़ को वर्णित किया है। आगे पढ़ेंगे। दूसरा इनका देखिए, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके पिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायजामा हो जाएगा। अगला देखिए, अर्थ जो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। बहुत सिंपल है कि आपको अर्थ जान पड़ जाएगा जब आप क्या करेंगे, अपना मुंह उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मुंह किस में देखते हैं, दर्पण में, तो मुंह देखो तो सूझेगा। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा रूप है। अब इसके स्थान पर ब्रजभाषा का रूप देखिए। अब हमने ऊपर एकदम ठेठ खड़ी बोली वाला देखा ना, तो कहीं कहीं आ सकते हैं शब्दावली, ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें इन्होंने खड़ी बोली का रूप दिया है। अब यहाँ पे ब्रजभाषा देख रहे हैं, देखिए चूक भई, कुछ ध्यान दीजिएगा, उन पंक्तियों में पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा उसमें है, तो खड़ी बोली का निखरा रूप है ऊपर। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं ये ब्रजभाषा से संबंधित है। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ठीक है, ये खुसरो की पंक्ति है। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगराजो पानी। ये भी किसकी पंक्ति है, अमीर खुसरो की है। देखिए, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसो, वामे जीव बसत है कैसो। शायद ये पिंजरा इसका आंसर है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें आंसर पिंजरा होता है। ठीक है, हाड़ हाड़ में पिंजरा। तो ये चार, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसो, वामे जीव बसत हो कैसो। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में लिखे गए हैं। अब जो है वो एकदम ठेठ मतलब बिल्कुल ब्रजभाषा के या मुख प्रचलित मतलब जो जनभाषा में बोले जा रहे थे उसमें ये रूप दिखाया गया है। देखें, उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप के खान। खुशरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीव को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर कही थी, और कहते हैं इस पंक्तियों के कुछ 5-6 महीने के बाद या ऐसे मिलता है कि तुरंत बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। एकदम तो नहीं हुई होगी, कहीं पे मुझे मिला है कि 2-4 महीने के बाद इनका भी मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखेंगे, मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विराहा अग्नि मोही डस डस जाए। ये पंक्ति किसकी है, तो ये भी खुसरो की पंक्ति है। अब देखिए आगे पंक्ति, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जरजरीन बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। तो ये भी किसकी है,
खुसरो की पंक्ति है। और ये वाला जो पंक्ति अभी पढ़ रहे हैं ये पिछली बार पूछा गया था। ब्रजभाषा का ये गीत है और ये मोस्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पूछी हुई पंक्तियाँ हैं। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बताए बतियाँ, किताब हिजरा न दार में जा न ले हूँ काहे लगाए छतियाँ, सबान हिजरा दराज चू जुल्फ वो रोजे वसलत चुम्र को तह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो खुसरो की हैं। अब हैं दो रचनाकार यहाँ पे रखे हैं अपभ्रंश में इन्होंने, एक अमीर खुसरो को और एक विद्यापति को। आइए अब देखते हैं विद्यापति को। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, अपभ्रंश में इनका उल्लेख हम बता चुके हैं, तो उसके बाद इनको रखते वहाँ नहीं है। इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जब विद्यापति को क्या कहते हैं, विद्यापति की दो रचनाएं ऐसी हैं जिसमें हम अपभ्रंश को पाते हैं, लेकिन ये अपभ्रंश के समय से 50-60 वर्ष बाद आता है कहते हैं, इसलिए हम इनको अपभ्रंश में नहीं रखेंगे कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख इन्होंने किया था, यही बताने के लिए किया था कि इनकी दो रचनाएं कीर्तिलता कीर्तिपता का अपभ्रंश की हैं, लेकिन इनका जो समय है उस समय जो रास परंपराएं चल रही थी, जिस समय अपभ्रंश का प्रयोग हो रहा था, उस समय से इनकी जो रचना है वो 50-60 वर्ष बाद की हैं कहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा उल्लेख किए थे इनके बारे में, इसीलिए बता रहे हैं कि अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिनकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। अब जहाँ पे अपभ्रंश वाली बात आई थी तो कीर्तिलता और कीर्तिपता के बारे में बताए हैं वहाँ पे भी, और वहाँ पे ये बताया था इन्होंने कि ये उन्होंने रखा नहीं था अपभ्रंश में, उनको यही कहा था कि इनकी रचनाएं 50-60 वर्ष के बाद की हैं, इसलिए इसको वहाँ पे नहीं लेंगे कहते हैं। लेकिन जिसके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, ये प्रश्न बन सकता है ना कि विद्यापति किसके कारण मैथिल कोकिल कहलाए, तो पदावली के कारण। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया, मैथिल कोकिल कहला रहे हैं तो मैथिली भाषा का प्रयोग किए हैं। विद्यापति की बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं, तो ये जो बंग भाषा वाले लोग हैं तो ये अपनी ओर खींचते हैं, कहते हैं कि विद्यापति यहाँ से हैं, बंग भाषा वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन लोग विद्यापति को अपनी तरफ का मानते हैं, तो बंग भाषा वाले। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। और एक और है हमारे आगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने भी ये चीज़ बता दिया कि बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही केवल मैथिली की ही बात नहीं करते हैं ग्रियर्सन, बिहारी भाषा की भी बात करते हैं कि बिहारी और मैथिली ये जो दो भाषाएं हैं ये मागधी से निकली हैं और जिसके कारण ये हिंदी में नहीं आती हैं, उससे अलग हैं। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जाता। और शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि और प्रत्यय को लेकर के आप साहित्य का विभाजन नहीं कर सकते। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकैबुलरी पर अवलंबित होता है ना, उनकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। तो यहाँ भी अगर ऐसा नहीं होता कह रहे हैं तो उर्दू और हिंदी का भी एक ही साहित्य होता। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, वैश्वारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी है। तो जो इतनी भाषाएं हिंदी के अंदर आती है ना, तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनमें भी बहुत सारा भेद है, उसके बाद भी ये हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। अब यहाँ एक तरह से ग्रियर्सन के मत का खंडन कर रहे हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में आयल आइल, गयल गईल, हमरा तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अब ये सब चीज़ अलग होने के बाद भी उनमें एक बात महत्वपूर्ण है कह रहे हैं, वो क्या है, शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासु पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर। अब यहाँ अंतिम बात उन्होंने कह दी कि अगर हिंदी साहित्य जो है वो विशलदेव रासु पर अपना अधिकार रखता है तो विद्यापति की पदावली पर भी वो रखेगा। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, ध्यान रखिएगा, पदावली इनकी श्रृंगारिक रचना ही है। तो विद्यापति के पद
अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। तो ये पूछा जाता है ना कि विद्यापति की पदावली के नायक नायिका कौन है, तो राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पर की गई है। बहुत मोस्ट प्रश्न है कि विद्यापति ने पदावली में जो पदों की रचना की है वो किसके उसका आधार ग्रंथ क्या है, तो जयदेव के गीति काव्य के आधार पर किया है। इनका माधुर्य अद्भुत है। ये विद्यापति शैव थे, ध्यान रखिएगा, विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। ठीक है, इन्होंने भक्त के रूप में नहीं किया। शुक्ल जी ने इनको भक्त कवि नहीं माना है। यहीं पे अगर हजारी जी की बात आती है तो उन्होंने इनको भक्त कवि माना है। ठीक है, वो कह रहे हैं इन्होंने इस आधार पे कहा है ये श्रृंगारिक कवि है। आपने पढ़ा होगा ना, रामचंद्र शुक्ल, राम ऋषि बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, सुभद्रा झा, बच्चन सिंह, ये सब श्रृंगारिक कवि मानते हैं विद्यापति को। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भक्त कवि मानते हैं। और एक दो लोग और हैं जो इनको रहस्यवादी मानते हैं। तो आपको केवल याद रखना कि शुक्ल जी ने इनको श्रृंगारिक क्यों माना है, तो पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से करने के कारण इनको श्रृंगारिक कवि कहा शुक्ल ने, भक्त नहीं कहा। अब भक्त के रूप में नहीं कह रहे हैं, यानी कि हजारी जी ने इनको भक्त माना था, इसलिए ये कह रहे हैं कि भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। वास्तविकता देखा जाए तो ये शैव हैं, शिव को मानने वाले हैं। यहाँ एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है ये शुक्ल जी का, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आजकल ये पूरा कोटेशन ही पूछा जाता है किसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो विद्यापति की इसके लिए कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारिक पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। तो जिसने निकाला होगा दूसरा अर्थ, उसी को इन्होंने व्यंग के रूप में ये कह रखा है। तो ये कथन सीधे सीधे पूछा जाएगा किसके लिए कहा है, तो विद्यापति के लिए। किसका कथन है, तो शुक्ल जी का कथन है। अब हम पढ़ेंगे विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। ये प्रश्न बन सकता है कि विद्यापति किसके वहाँ पे वर्तमान थे, तो 1460 में तिरहुत के राजा शिव, हाँ यहाँ सन आपको दे देंगे कि विद्यापति संवत 1460 में किसके वहाँ पे वर्तमान थे, तो तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। ये जो 2 पद हैं ये शिव सिंह के संदर्भ में इनके 2 पद देखिए। सरस बसंत समय भलपावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भासी, मुख से दूरी करू चीरे। तोहर बदन सम चाँद हो अथि नाही, कैयो जतन बिहकेला, कै बेरी काटी बनावल, नौ कै तैयो तुलित नहीं भेला। लोचन तू कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए लुकै लन्ह जल मह, पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुनु बर जोवती, ई सम लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रतिमाने। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है ये लखिमा देवी ये शिव सिंह है और ये लखिमा देवी इनकी पत्नी रहती हैं, और शिव सिंह के ऊपर ये पंक्तियाँ इन्होंने लिखी है। काली कहल पिय साँझही, रे जाबही मई मारू देश, मोय अभागिल नहीं जानल रे, संग जैतव जोगिनी वेश। हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिरही न जाय, एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलभ निशि भोर। न जानल कत खन तजी गेल रे, बिछुरल चकवा जोर, सोनी सेज पिय साइल रे, पिय बिनु घर मोए आजी। विनती करूँ सुग हेलिन रे, मोहि देही अगिहर साजी, विद्यापति कवि गावल रे, आवी मिलत पिय तोर, लखिमा देई बर नागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। तो यहाँ भी लखिमा और शिव सिंह की बात हो रही। तो दोनों पद्य जो हैं इनके किस्से हैं। तिरहुत के राजा जो शिव सिंह हैं, तो इनकी जो रचना है कीर्ति पताका, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं।
मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। वीरगाथा काल के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने अंतिम हम्मीर तक ही माना है। जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे वीरगाथा काल पढ़ा था, जब हमने तीसरा प्रकरण, वहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा था कि वीरगाथा काल का जो समय है वो हम्मीर तक ही समझना चाहिए। उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया था। इसके बाद क्या हुआ था, जब हम्मीर राजा हम्मीर का समय था, उसके बाद जब हम्मीर के बाद का शासन हुआ था उसमें मुसलमानों का साम्राज्य भारत में हो गया था, आने लगे थे। और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। और जो राजा थे यहाँ पे हिंदू राजा, उनकी क्या स्थिति थी कह रहे हैं, जब मुसलमानों का आगमन हो गया, न तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा राजाओं को, न तो इन मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। अब जो जनता थी उसकी विचारधारा दूसरी ओर चली गई, कह रहे हैं, वो चित्तवृत्ति उनकी, मानसिकता उनकी बदलने लगी थी। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा। तो जब तक मुसलमान अच्छी तरह से जमे नहीं थे, उनको हराने की बात राजाओं में होती थी और धर्म की रक्षा का प्रयत्न, वीर प्रयत्न वहाँ पे हो रहा था। पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दें। और जब मुसलमान जम गए तो जो धर्म हिंदू राजाओं के अंदर था उससे हिंदू जनता विचलित न हो, उसकी तरफ इनका प्रयत्न हुआ था। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों और विचारों में भी परिवर्तन हो गया। अब दो मुसलमान भी हैं और हमारी भारतीय हिंदू राजा भी हैं और उनकी जनता भी है। तो ऐसे क्या हुआ था, साथ ही भाव और विचारों में भी बदलाव होने लगा। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना नहीं हुई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है, कह रहे हैं, कि हम्मीर राजा की मृत्यु हुई तो उसके बाद वीर काव्य नहीं रचा गया है। वीर काव्य रचे गए होंगे क्योंकि वीरता राजा महाराजे तो थे, तो वीर रचनाएं रची गई थी। लेकिन जो एक मुसलमानों के आगमन के बाद एक स्थिति दूसरी हो गई थी। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। तो वीर को लेकर के, वीरता को लेकर के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी। और जो ये काव्य सरिता जो वेग से प्रभावित हो रही थी, जैसे आप वीर गाथा वाली वीर परंपरा को ही लीजिए, वीर गाथा काल में वो तीव्र चली थी, लेकिन आगे चलकर फिर जैसे वो मंद होने लगी। तो कोई भी परंपरा जब दूसरी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, कह रहे हैं, मंद बहने लगती हैं। पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। अब इन्होंने 900 वर्षों का समय, कह रहे हैं ना, जब शुक्ल जी लिख रहे हैं, शुरू से लेकर के जिस समय तक शुक्ल जी लिख रहे थे, इन्होंने जिस शोध उसको लिया था वो 900 वर्षों का इतिहास था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। जो वेग चल रही है, कह रहे हैं, वो मंद मंद भले कम हो जाती है, उसका वेग कम हो जाता है, मंद गति पकड़ लेता है, लेकिन एकदम से वो सूख नहीं जाता है, सर्वदा सूखा नहीं रह सकता, कह रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने इनका क्या पढ़ा, प्रकरण नंबर 4 पढ़ा और ये आज ख़त्म हो गया। और इसी के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपसे एक विनम्र निवेदन मेरा ये है कि जैसे ही आप इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित मैंने प्रश्नोत्तरी भी उसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में आप देखिए, उसमें इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद इसी से संबंधित एक एक लाइन से आपको प्रश्न मिलेगा। जब थ्योरी पढ़ ली है तो प्रश्नों को आप पॉज कर करके आंसर खुद से लगाइए। इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।